नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम याद करेंगे अरुणा शानबाग को। एक जूनियर नर्स की तरह काम करने वाली अरुणा के साथ 42 साल पहले वो हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके साथ ऐसी ज्यादती हुई कि वो न जिंदा बची न मर ही पाई। कई लोगों ने वकालत की कि उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए और इस कष्ट से आजाद किया जाए। अरुणा के घर वालों ने तो उसका त्याग कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को उसका मरना स्वीकार नहीं था जो रिश्ते में उसके कुछ भी नहीं लगते थे, उसके साथ काम करने वाली नर्सें। तभी से देश में इसको लेकर भी बहस है कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु को जायज करार दे दिया जाए। सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन जवाब नहीं है। आज इस कार्यक्रम में हम बात ये करेंगे कि क्या संदेश था अरुणा शानबाग के जीवन का, क्या पैगाम है उनकी मौत का, और क्या है अरुणा की विरासत। आज ढूंढेंगे हम अरुणा शानबाग होने का मतलब। मेरे साथ इस कार्यक्रम में कई मेहमान मौजूद हैं, वो खास लोग, वो महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं महिला अधिकारों को लेकर एक आवाज उठाई है। और महिला अधिकारों के अलावा जो आम मानव अधिकारों की हम बात करते हैं उनकी भी बात है। और खासकर जो रेप सर्वाइवर्स हैं, वो लोग जो बच जाते हैं, जिनकी जान नहीं जाती, उनके साथ किस तरह से स्टेट बर्ताव करता है, किस तरह से हमारी सोसाइटी, उनका परिवार बर्ताव करता है, ये सब कुछ भी तलाश करने की कोशिश करेंगे कानूनी सवालों के अलावा। मेरे साथ शमीना शफीक हैं, यहाँ पर मेंबर रह चुकी हैं विमेंस कमीशन की। इसके अलावा दूसरी खास मेहमान आमिना शेरवानी हैं जो कि महिला अधिकारों की बात करती हैं और साथ ही जानी मानी फिल्म मेकर हैं। उर्वशी बुटालिया हैं, हिस्टोरियन हैं और को फाउंडर हैं वो कली फॉर विमेन। उन्होंने भी खासकर शानबाग पे कई आर्टिकल्स लिखे हैं और खासकर काम किया है इस मुद्दे पर। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोतका है मेरे साथ, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स JNU से। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज ने इसको किस तरह से पिछले 4 दशकों में देखा है। क्या वाकई जितना अरुणा की जिंदगी बदली है, क्या हिंदुस्तान भी उतना बदला है या कुछ हिस्सा भी इस देश का उतना बदला है। और साथ ही गीता लूथरा भी मेरे साथ मौजूद होंगी फोन लाइन पर, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी पहलू जो है इच्छा मृत्यु को लेकर, यूथनेशिया को लेकर, वो क्या है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उर्वशी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं। बात ये हो रही है सबसे पहले कि एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जब 2012 में दिसंबर की जो घटना हुई थी, निर्भया वाला कांड, उसके बाद लगातार बलात्कार को लेकर जो कहीं ना कहीं एक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था, उसको लेकर एक आवाज उठी है। और कहीं ना कहीं उसी केस के साथ अब हमें फिर से अरुणा की मौत से एक बार फिर ये बात याद आ रही है। क्या वाकई जो रेप सर्वाइवर हैं उनको लेकर सोसाइटी, और उससे पहले भी हम बात करें तो जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका रोल कैसा रहा है और कैसा होना चाहिए? देखिए, स्टेट का रोल तो कोई खास नहीं रहा है, क्योंकि स्टेट ने जब कानून भी बदला है तब जब महिला आंदोलन से जोर पड़ा है तभी जाके बदला है, और उसमें भी 10 साल निकल गए हैं। अब भी आके निर्भया केस के बाद क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा स्टेट पर, तो उन्होंने कानून बदला। लेकिन उससे 10 साल पहले वो कानून, बदला हुआ कानून उनकी मेज पे पड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, तब कुछ नहीं हुआ। और बाकी जो अरुणा की कहानी है वो इतनी दुख भरी कहानी है, और वो हमें ये सिखाती है कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और आप अरुणा की जिंदगी में देखेंगे तो रेप के चार्ज पे, बलात्कार के चार्ज पे, वो जिस आदमी ने उसके ऊपर बलात्कार किया था उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो गायब हो गया। और जो उसने 7-1 साल जेल में लगाए वो रेप के चार्ज पे नहीं थे, वो बाकी और चार्जेस पे थे। लेकिन एक चीज और है कि अरुणा की जिंदगी ने हमें ये यूथनेशिया पे, इच्छा मृत्यु पे कुछ बदलाव हमारे कानून में उसकी जिंदगी और उसकी मौत लाई है, और वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक औरत को मरना पड़ा लेकिन कुछ बदलाव आया, इसके लिए उसकी मौत मतलब एक बहुत कीमत है, लेकिन कुछ उससे निकला है हमारे लिए। जी हाँ, कुछ उससे निकला है। और शायद यही संदेश हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक औरत जो शायद बहुत सारे 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह जी रही थी, लेकिन उसकी मौत ने जो एक तरह से हमें जगाया है, फिर से कई सवाल जो पैदा किए हैं, आखिर उसकी मौत के पीछे संदेश क्या है मौत के बाद। प्रोफेसर सुरेंद्र जोतका, ये बताइए कि आप इसको एक सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री की निगाह से किस तरह से देखते हैं। खासकर रेप सर्वाइवर्स का हम जब जिक्र कर रहे हैं, पिछले 4 दशकों में बहुत बार जो है वो अरुणा का जिक्र आया, अलग अलग वजहों के तहत आया। यूथनेशिया को लेकर खासकर जो कानून बदला गया उसको लेकर भी आया। फिलहाल उनकी मौत में आप किस तरह का पैगाम देखते हैं? जहाँ तक रेप सर्वाइवर की बात है, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं जिनको मतलब फिजिकली जो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, उसके बारे में हमारे समाज में मेरे को लगता है किसी न किसी हद तक
ओपननेस बढ़ा है, उनको एक्सेप्ट किया जाने लगा है और वो एक किस्म से उनका स्टिग्मा जो है और उसको लेके हमें थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये जो केस है उससे बिल्कुल अलग है। इसमें जो फिजिकली डिसेबिलिटी है वो एक अपने आप में समाज को रिमाइंड भी करवाता है कि अगर जिस तरह से अगर उन पर अत्याचार होते हैं तो उसका ये नतीजा भी निकल सकता है। और उसके साथ जो उनका जो जेंडर का क्वेश्चन है, जो वल्नरेबिलिटी औरत होने के साथ आती है, फैमिलीज में भी उनकी वैल्यू कम रहती है, समाज में वैल्यू कम रहती है। और उसको जो एक इनडिफरेंस का कल्चर है हमारे समाज में बहुत ज्यादा, परिवारों के अंदर भी है, समाज में भी है। अगर एक इंडिविजुअल मर रहा है तो उसको हम जनरली कुछ ज्यादा इंटरवीन नहीं करते, उससे हमारी सोसाइटी ज्यादा अलार्म नहीं होती। तो इन ए सेंस ये जो केस है, जो उसके कलीग्स ने जिस तरह उसको बचा के रखा, वो हमारे को कंपेल करता है कि इन जो इश्यूज के बारे में जो हमारे सोशल इंडिफरेंस है, वो रेप एक स्पेसिफिक केस है उसका, लेकिन हमारे जनरल सोशल इंडिफरेंस औरतों के प्रति और भी ज्यादा है, आम गरीब आदमी के प्रति बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग तरह का एक इंसानियत का जो एक सिंपल राइट से आगे बढ़ के, राइट्स तो फिर भी एक क्लेम किए जाते हैं, लेकिन एक जो सामाजिक और एक हमारे जो कल्चर में वो होना चाहिए, हमारे सदाचार में कि कोई भी इंसान है उसको एक इंसान के रूप में समझा जाए और उसकी जो देखभाल करना वो सबकी जिम्मेदारी है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। और उसके बारे में कैसे किस तरह से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको तो कुछ लोग मिल गए जो उसकी देखरेख करने वाले थे। हजारों लोग रोजाना इंडिया में मर जाते हैं सिंपली बिकॉज उनको छोटा जो बेसिक केयर नहीं मिलता, क्योंकि वो अलग अलग तरह के तरीके से फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं। इसके साथ डिसेबिलिटी को लेकर भी कई इश्यूज निकल के आते हैं। जो हमारा एटीट्यूड है डिसेबिलिटी के प्रति, इतना इंडिफरेंस है, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी सड़कें, हमारा शहर निर्माण, सब कुछ जो है डिसेबिलिटी को लेकर कंप्लीटली इंडिफरेंट है। तो उसको कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं जिसके ऊपर एक समाज के तौर पे, एक देश के तौर पे हमें बहुत गहन तरीके से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ये जेंडर का भी इशू है लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा इशू है मेरे को लगता है। लेकिन प्रोफेसर जोत का जो आपका जवाब है उससे एक सवाल और भी पैदा हो रहा है। कई लोगों ने ये दलील भी दी कि दरअसल एक औरत, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा कि उसे पता नहीं है कि वो कैसा महसूस कर रही है, वो सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती, शायद उसे पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। एक ऐसे आदमी के लिए 4 दशकों तक एक फैसिलिटी को बचा के रखना, क्या ये वाकई इंसाफ है, बजाय इसके कि उन लोगों को दिया जाता जिनको शायद बचाया जा सकता था? क्या ये कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है? ये बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये सबके लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारा अपना जो बजट है देश का, वो जो हेल्थ सर्विसेज के लिए इतना कम है कि आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। इस तरह का सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। कल को अगर एक आप कानून बना दें, होगा क्या? गरीब आदमी को सोचेंगे ये तो डिस्पेंसिबल है, इसको जाने दो, मरने दो। जो थोड़ा अमीर आदमी है उसको फैसिलिटी चाहिए, उसको दे दी जाएंगी। वही हमारे समाज में हो रहा है। हमारे समाज में बराबरी नाम का कोई कल्चर है नहीं। हम प्रजातंत्र की बात तो करते हैं लेकिन जो बेसिक इंटाइटलमेंट्स हैं गरीब आदमी के, उनके बारे में कोई नहीं सोचा जाता। अभी भी देखिए हेल्थ केयर की जो क्वालिटी मिलती है गरीब आदमी को, और जो वहां जहां पे भी कंपटीशन होता है वहां पे गरीब को एक साइड में कर दिया जाता है और वहां पे जो अमीर आदमी को सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल जो कानून ने इसको इस तरीके से विचारा, बिल्कुल सही किया है। ये हर किसी का हक है, हमारे को जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कोई गरीब कंट्री है। हमारे बहुत बजट है, बहुत सारी चीजों पे खरबों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में क्यों नहीं लगाया जा सकते? डिसेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता वो पैसा? वो प्रायोरिटीज की बात है। आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। वो एक डायलेमा क्रिएट किया जा रहा है। अगर कानून एक बार हाँ कर देता, उससे बहुत नुकसान होना था गरीब आदमी को। और जो मार्जिन पे बैठे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे औरतें हैं या बिल्कुल जिनकी कोई अपनी वॉइस नहीं है। जी आमिना, क्या आप इस बात को मानती हैं? प्रोफेसर जोत का ये कह रहे हैं कि इतने सालों में स्टिग्मा खत्म हुआ है या कम हुआ है, या रेप सर्वाइवर्स को लेके जो समाज का रवैया है उन औरतों के प्रति वो बदला है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? खासकर क्या आप याद कर पा रही हैं उस वक्त की जो डिबेट्स हुई थी जब इस महिला के साथ ये हादसा हुआ? देखिए, कुछ तो बदला है, और कहते हैं कि जितनी चीजें बदलती हैं उतनी चीजें वैसी ही रहती हैं। अंग्रेजी में कहावत है। बदलता भी बहुत कुछ है और कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल वहीं पर स्थगित हैं और वहीं पर हम लोग खड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे कहा जाए। बहुत बेहतरी तो हुई है, खासतौर से निर्भया के बाद जो नया कानून आया है उससे बहुत नई उम्मीदें तो जागी हैं, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी भी थानों में और जस्टिस जहां मिलनी होती है वहां पर अभी तक निर्भया को भी जस्टिस नहीं मिल पाई है। 2012 से लेके 2015 हो गया है, तो बाकी केसेस की तो बात ही ना की जाए। बड़ा सवाल ये उठता है, लोग अरुणा को बदकिस्मत कहते हैं, मैं कहती हूँ अरुणा, उसका नाम भी सूरज से ही है, वो सूरज की तरह चमकी है। और अरुणा ने अजनबियों से, जो लोग खून के उसके रिश्तेदार नहीं थे, उनसे इतना प्यार पाया है। उसकी कोलीग्स ने, उसकी डॉक्टर्स ने, उसकी जो नर्सेस थी और उसकी जूनियर्स भी जो रही होंगी,
वो लड़ी अरुणा के लिए और उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि अरुणा मुस्कुराती भी है, अरुणा के मुंह पर उनको एक्सप्रेशंस भी नजर आते हैं, अरुणा की भावनाएं वो समझ पाते हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि अरुणा भावना विहीन हो चुकी थी? वो मेरे विचार में वो जीवित थी, और जब ऐसा एक हादसा होता है तो हम सबको सोचने पर मजबूर किया जाता है और हम ये बात समझ पाते हैं कि जब परेशानी आई है तो उसका समाधान कैसे हम लोग निकालें। ये एक राइट टू एजुकेशन जैसे हमको मिला है, राइट टू हेल्थ केयर भी हर एक हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए। इसका कानून मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो बहुत सारे कानून बना दिए, नरेंद्र मोदी भी अगर एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें राइट टू इक्वल हेल्थ केयर हर भारतवासी को मिले, तो फिर हर भारतवासी अपना नेचुरल जीवन काल, जैसे कि अरुणा जी कर मरी, उसको उनको भी। लेकिन विवाद तो आमिना इस पर भी है, जो कानून बना फिलहाल 2012 के बाद, निर्भया कांड के बाद, कि कहीं ना कहीं वो ब्रुटैलिटी की तरफ समाज को ज्यादा ले जा रहा है। अब जो विक्टिम्स हैं रेपिस्ट के, वो उनको मारने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसकी मौत नहीं हुई तो उनकी मौत इंतजार कर रही है। देखिए, मैं जो है मृत्यु दंड के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि जब हम जीवन दे नहीं सकते तो जीवन हम ले नहीं सकते, और जब हम एक ऐसे समाज की रचना नहीं कर सकते जिसमें सबको बराबरी का मौका मिले, तो फिर उन मौका विहीन लोगों से जीवन छीन लेना भी हमारे हाथ में होना नहीं चाहिए। वाल्मीकि भी एक डाकू हुआ करते थे, और जब उनका परिवर्तन हुआ तो उन्होंने पूरी की पूरी रामायण लिख डाली। तो हर इंसान, हमारा जो सिस्टम है कानून का, वो ये मानता है कि हर इंसान आज जो है वो कल जरूरी नहीं कि वो वही रहे, वो बेहतर हो सकता है। ये मानकर हम लोग की सजा भी इसी तरह से दी जाती है, इंसान को बेहतर बनाने के लिए, बदला नहीं लेना है उसको बदलने के लिए दी जाती है। और अगर ये छोटी सी बात अगर हम नजरअंदाज कर देंगे और सजा को हम सजा मानकर किसी को दुख देने के लिए उसको सजा देंगे, न कि उसको बेहतर बनाने के लिए, तो समाज की व्यवस्था बिल्कुल खंडित हो जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। शमीना, ये बताइए कि आपका क्या मानना है? पहली बात तो ये भी कि क्या वाकई इतने 4 दशकों में एक तरह से हमारे सामने एक मिसाल बन के उभरी अरुणा, और पिछले 4 दशकों में लगातार उनके बारे में कहानियां हुई, किताबें लिखी गई, और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीजें बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं समाज में, या जो औरतों के महिलाओं के अधिकार हैं या उनके हालात हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे साइलेंटली, खामोशी के साथ ये कंट्रीब्यूट करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, खासकर अरुणा की जिंदगी का, और मौत के बाद उनका क्या पैगाम है? ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हम यहाँ बैठकर 21वीं सदी में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिन महिलाओं ने जिसको कहना चाहिए बलात्कार और जो इनह्यूमन एक्ट्स जो होते हैं उसकी जो बिल्कुल पराकाष्ठा होती है, उसको बेर करके अपनी जिंदगियां दी हैं जिन्होंने, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो अरुणा हो, उनका कंट्रीब्यूशन की वजह से ही समाज जो कुछ भी थोड़ा बहुत बदला है, जो कानून थोड़े बहुत बदले, वो बदलें, ये हकीकत है। मगर ये अफसोस की बात है कि औरतों को, लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ती है, अपनी जिंदगी जो है कई बार मौत से बदतर जीनी पड़ती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि समाज में कहीं कुछ बदला है। यकीनी तौर पे बहुत खामोशी के साथ चीजें बदल रही हैं, मगर उतनी तेजी से नहीं बदल रही हैं जितनी तेजी से बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की सबकी सेंसिटिविटी शायद कहीं मर गई है, शायद कहीं खत्म होती चली जा रही है। कहीं कुछ होता है तो हम सब जाग पड़ते हैं, हम सब बात करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये ऐसा होना चाहिए। मगर अगर आप केसेस की बात करें, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे वो और किसी किस्म के वायलेंस की घटनाएं हो, वो निरंतर तौर पर बढ़ती चली जा रही हैं। अभी आपने एक बात कही कि नहीं, जो 2013 में जो कानून बने उसके बाद शायद रेपिस्ट को ये लगने लगा है कि महिलाओं को अब बलात्कार के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी खुद की जान खतरे में होगी। तो मुझे लगता है उससे पहले भी यही हो रहा था। सिर्फ ये बात है कि एक पिछले 5 सालों में या पिछले दशक में मीडिया इतनी ज्यादा समाज को जागृत कर रही है, इतना ज्यादा स्टोरीज बाहर निकल कर आ रही है कि हमें ज्यादा केसेस का पता चल रहा है, मगर ऐसा कहीं पे भी कोई डेटा नहीं है जो ये बताता है। क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ये बताता है कि लगातार इजाफा हो रहा है दरअसल 2012 वो रिपोर्टिंग में हो रहा है, वो निश्चित तौर पे रिपोर्टिंग में हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून में लोगों का विश्वास कुछ तो बड़ा है, महिलाओं में कहीं ना कहीं ये बात सही है कि स्टिग्मा जो है वो कम हुआ है, स्टिग्मा कम हुआ है सामाजिक तौर पे। मगर अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आप स्टेट की बात करें, आप उनके रवैये की बात करें, तो कहीं कुछ बदलाव और रेप सर्वाइवर को लेकर जो एक्सेप्टेंस है, परिवार की हम बात करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, समाज की इन जनरल हम बात करें,
मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और ये अरुणा के केस में पता चलता है बिल्कुल नहीं बदलाव आया, क्योंकि शायद एक आध दो ऐसे केसेस हों जहां पर परिवार बहुत ओपन हार्ट्स के साथ अपने उस बच्ची को वापस अपना लेता है, ये कहते हुए कि नहीं ठीक है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। हकीकत यह है कि आज के समय में भी अगर लड़की के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसी को जिम्मेदार माना जाता और है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो रेपिस्ट था अरुणा के मामले में उसको 7 साल की नहीं बल्कि ज्यादा सजा होती अगर स्टिग्मा ही उस वक्त नहीं काम कर रहा होता। राइट। और उसके अलावा छोटी छोटी बातें आप देखिए, अगर एक लड़की का बलात्कार होता है, वो पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट करने के लिए, तो आज भी उससे यही कहा जाता है कि तुम इतनी रात को क्यों निकली, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं होगा, तुम्हारी इसलिए गलती तुम्हारे नहीं होगी, साथ। बिल्कुल। तो बेसिकली स्टिग्मा कहीं कम नहीं जी हुआ है। गीता लूथरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। गीता लूथरा, ये बताइए कि कई बार इसके अलावा जो हम बातें कर रहे हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जो यूथनेशिया को लेकर, इच्छा मृत्यु को लेकर जो सवाल हैं, जिसमें अरुणा का केस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया को लेकर, इस पर जो बहस है फिलहाल देश में, आपको लगता है कि क्या जो अरुणा का मामला है उसने इसको किस तरह से प्रभावित किया? देखिए, मेरे को ये जो पिंकी विरानी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली थी, जिन्होंने अरुणा की किताब पे लिखा था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि अरुणा को यूथनेसिया परमिट करना चाहिए और मत कि उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत देर से सफर कर रही हैं। जहां तक जस्टिस काजू का बेंच है, उन्होंने इस बात को तो डिनाई कर दिया था, पर उन्होंने खास ये डिबेट को बहुत डिस्कस करके ये कहा कि पैसिव यूथनेसिया को परमिट करती है कोर्ट, जहां के किसी को कुछ ना दिया जाए, कुछ ना खिलाया जाए, कोई एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन ना दी जाए, नॉट खिलाया जाए, मेडिकल इंटरवेंशन ना की जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे कि अगर कोई वेंटिलेटर से नहीं के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता, तो अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको पैसिव यूथनेसिया टाइप कहते हैं। एक्टिव यूथनेसिया कोर्ट ने मना किया और कहा कि अभी हमारे समाज में नहीं है और अभी नहीं होना चाहिए। और अरुणा की लाइफ में खास तौर पे ये कहा था कि उसकी बहुत अच्छे से सेवा हो रही है। कुछ नर्सेस को ये लगता है कि वो स्माइल भी करती हैं जब वो फिश खाती हैं, कुछ खाती हैं तो उनको खुशी होती है। तो ये जो यूथनेसिया की डिबेट है, जो हमारे देश में 2-3 महत्वपूर्ण जजमेंट्स में आई है, एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में आई थी, जहां जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा था कि हमारा देश है वाल्मीकि का देश, जो लोग बिना खाए एक काइंड ऑफ व्रत करके, एक तपस्या करके भी अपनी मौत ले लेते हैं। हमारे योगी और ऋषि ये करते हैं, तो ये भारत में ये परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, तो उससे कनेक्ट किया था कि उन लोगों को कैसे पनिश किया जाए। तो सेक्शन 309 जो इंडियन पीनल कोड में था, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड को एक ऑफेंस बनाता था जी, उसको दिसंबर 2014 में खत्म कर दिया गया। और मुझे लगता है कि ये सब डिबेट जो अरुणा के पहले शुरू हुई थी, बहुत साल पहले, और अरुणा के टाइम भी दोबारा एक्टिव हुई जी, और जिसमें अल्टीमेट कल्मिनेशन ये हुआ, और जो लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि 309 इंडियन पीनल कोड को अबॉलिश कर दिया गया जी। तो मुझे लगता है कि अरुणा का किस्सा एक ऐसा किस्सा था जिसमें जो एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन कि क्या यूथनेसिया को परमिट करना चाहिए जी, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्टिव यूथनेसिया के लिए हमारा देश तैयार है, क्या लोग उसको मिसयूज करके, जैसे कोई अपनी मदर को नहीं चाहता क्योंकि उसको प्रॉपर्टी चाहिए, कोई अपने बहन भाई को नहीं चाहता क्योंकि कोई उनका झगड़ा है, कोई दुश्मन को खत्म करना चाहता है, तो वो यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया को अब्यूज कर सकता है। और क्या उस अब्यूज की वजह से
हमें एक्टिव यूथनेसिया नहीं परमिट करना बिल्कुल चाहिए। जय, कि बहस क्या काफी हमें लंबी है। permit करना गीता लूथरा, मैं कोशिश करूंगी वापस आपके पास लौटूं। उर्वशी भुटालिया, ये बताइए कि फिलहाल ये बहस जो यूथनेशिया को लेकर है, इसमें कहीं ना कहीं बात ये भी की जा रही है, ये जो कानूनी पहलू हैं, पेचीदगियां हैं, वो अपनी जगह है कि वाकई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश इसको प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर एक इंसान मरना चाहे और ऐसी जिंदगी जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, वो तो जाहिर है उसके लिए भी इजाजत नहीं है कि वो मर सके, लेकिन एक दूसरा आदमी जो कि अरुणा का अगर हम केस लें, जिसमें वो तय भी नहीं कर सकती थी कि वो जीना चाहती है या मरना चाहती है, ऐसे में कैसे तय हो पाएगा? देखिए, ऐसे हमारे देश में मुझे लगता है कि बहुत चीजों पे हमें ये डर लगा रहता है कि ये चीज को गलत तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। हर एक कानून में हम ये डर लेके बैठते हैं कि क्या हम लोग तैयार हैं इसके लिए या नहीं, और वो इसलिए कि हम समझते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो बच्चे हैं और उनको अकल नहीं है। अब हर एक कानून किसी न किसी हद तक तो उसका गलत इस्तेमाल होगा ही होगा। जी आमिना, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई आपको लगता है कि इतने सालों बाद ऐसा माहौल देश में तैयार हो रहा है? क्या वाकई हम डिबेट के बहस के उस स्तर पर हैं जहां हम खुद अगर चाहें और वो जिंदगी जो हम जी रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो हमें मरने का अधिकार होना चाहिए? जी बिल्कुल, मगर वो जब हमको सारे अपने ट्रीटमेंट के और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मुहैया हो हर भारतवासी को, उसके बाद वो निर्णय ले कि सब सहूलियत मेरे पास है मगर फिर भी मैं जीवित नहीं रहना चाहती या चाहता, तब। अभी तो हम इसीलिए कह देंगे कि हमें मार डालो क्योंकि हमें मालूम है हम अपने परिवार के ऊपर भार बन जाएंगे, हमारा परिवार डूब जाएगा हमारी बीमारी की वजह से, स्टेट हमको सपोर्ट करेगा नहीं, हमने पूरे जीवन भर टैक्स दिए हों। और माफ कीजिएगा, टैक्स हर हिंदुस्तानी देता है, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता, रिटेल टैक्स होता है, लोकल टैक्स होता है, एंटरटेन, हर हिंदुस्तानी फिल्म देखते वक्त भी टैक्स देता है, और फिल्म तो हर गया गुजरा हिंदुस्तानी भी देखता है, तो हर हिंदुस्तानी टैक्स पेयर है और हर हिंदुस्तानी को हक है कि उसको वो लालन पालन बीमारी में मिले। अगर मुझको वो लालन पालन मिल रहा है तो भला मैं क्यों मरना चाहूंगी? जब मैं भार नहीं हूं तो मैं जीवित रहूंगी। ये हकीकत है कि पहले तो हम एक फैसिलिटी तो मुहैया कराएं। अभी हम पहले ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, अगर जिंदगी, क्योंकि जो हालात है वो बद से बदतर हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर दूसरे छोटे शहरों में और जाइए, गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग दो वक्त की रोटी को कई बार मोहताज हो जाते हैं। आप बात कर रही हैं एक अच्छे इलाज की, तो यकीनन जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल हकीकत है कि खास तौर से महिलाएं जहां अपने आप को पूरी तरीके से कुर्बान करने के लिए आतुर होती हैं, जहां वो देखेंगी कि हमारा इलाज एक बोझ बन रहा है हमारे परिवार के ऊपर, वो सबसे पहले ये बात कहेंगी। और दूसरा पहलू और भी है कि मिसयूज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने बड़े बुजुर्गों की खिदमत करें या उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतना वक्त नहीं है, वो उसका गलत इस्तेमाल अच्छा तो सती वगैरह को दोबारा चालू कर दिया जाए कि जल्दी से मर जाओ, ये बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका आमिना, शमीना आपका भी शुक्रिया, उर्वशी, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर ज्योत का भी मौजूद थे और गीता लूथरा भी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक जो संदेश समाज में आया है, अरुणा की जिंदगी में भी एक संदेश था, लेकिन मौत के बाद जो विरासत वो छोड़ के गई हैं, कई सवाल तो जरूर पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ लगता है कई जवाब भी हमें जरूर मिल गए हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।